हाँ, ये वाली फ़ोटो तो अच्छी नहीं आई, काफ़ी अनफ्रेंडली लुक है, पर ऐसा नहीं है, और भी फ़ोटोज़ थी, इसमें हम साथ में हंस रहे थे। ट्रंप 2019 में अपनी नॉर्थ कोरिया विजिट को रिकॉल करते हुए फोटो शेयर करते हैं। ये वही ऐतिहासिक विजिट थी जब किसी सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट ने पहली बार नॉर्थ कोरिया की जमीन पर कदम रखा था। ट्रंप के लिए विजिट खास इसलिए भी थी क्योंकि इसी विजिट के बाद ट्रंप और किम जोंग उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था और किम ट्रंप को लव लेटर्स लिखने लगे थे। ये बात ट्रंप ने खुद बताई और ब्लश के साथ काफी वक्त तक बताते रहे। I was really being tough, and so was he. And we would go back and forth, and then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters, and they're great letters. We fell in love. नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो ट्रंप को अचानक अपने लव बर्ड किम जोंग उनकी याद आ गई। याद आई तो ये तस्वीर साझा की और साथ में ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अब से यूएस नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट साउथ कोरिया में मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कम करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे इनके प्यारे किम जोंग उनको तकलीफ होती है। ये एक्सरसाइजेस नॉर्थ कोरिया के लिए हॉस्टाइल होती हैं। इस संदर्भ में ट्रंप ने बाकायदा एक पोस्ट डाली और कहा कि मेरे किम के साथ अच्छे संबंधों के चलते हुए मुझे इस बात का दुख है कि यूएस ने बहुत पहले से साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस ना केवल कॉस्टली होती हैं, इनका खर्च यूएस उठाता है, बल्कि ये नॉर्थ कोरिया को हॉस्टाइल सिग्नल्स भेजती हैं। वो नॉर्थ कोरिया जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते हुए कभी हॉस्टाइल नहीं हुआ, हमेशा से रिस्पेक्टफुल रहा। तो ट्रंप ने यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट होने की उपयोगिता बताई कि क्या डिफरेंस होता है नॉर्थ कोरिया के बिहेवियर में जब ट्रंप प्रेसिडेंट रहते हैं और जब ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं। ट्रंप आगे कहते हैं कि क्योंकि अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज जो साउथ कोरिया और यूएस के बीच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो 27 अगस्त तक चलेगी, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि क्योंकि अब ये शुरू हो चुकी है तो इसे कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी ट्रंप सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट से कहते हैं कि इस एक्सरसाइज को कम प्रभावी बनाओ ताकि ट्रंप के प्यारे किम जोंग उनको तकलीफ ना हो। तो इस तरह से कुछ ट्रंप भूमिका बनाते हैं। फिर अंत में कहते हैं मतलब की बात। ट्रंप कहते हैं कि मैंने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से कहा कि ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन करने में सहयोग करो, तो इन्होंने पलट कर कहा नो थैंक्स। यानी कि बात यहाँ पर घूम कर ईरान पर आ गई कि ईरान के खिलाफ ट्रंप के सहयोगियों ने ट्रंप का साथ नहीं दिया, ना यूरोपियन कंट्रीज ने दिया और ना एशियन कंट्रीज ने दिया। अब क्योंकि यूएस और ईरान की वॉर एक स्टेलमेट में पहुंच चुकी है, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आगे बातचीत हो उसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए ट्रंप वापस से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके अपने सहयोगियों को ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए। साउथ कोरिया ने कहा कि हम ट्रंप के इस प्रपोजल पर कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि डिपेंड करता है कि ट्रंप का प्रेशर कितना बनता है साउथ कोरिया पर। अगर ज्यादा हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि साउथ कोरिया ट्रंप के साथ आ भी जाए। तो ये ट्रंप के पुराने हथकंडे हैं प्रेशर क्रिएट करने के। साउथ कोरिया अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से यूएस पर डिपेंडेंट है। यूएस के 28,000 सोल्जर्स यहाँ रहते हैं, इनका खर्चा यूएस और साउथ कोरिया मिलकर उठाते हैं, रफली 60 और 40 के रेशियो में, यानी लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स, जो यूएस के लिए उतना बड़ा एक्सपेंस नहीं होता, पर साउथ कोरिया को सोचना पड़ता है। पर क्या करें, जरूरत है, क्योंकि कोरियन वॉर के बाद 1953 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बस एक आर्मिस्टाइज साइन हुई थी, कोई पीस डील नहीं हुई थी। इसलिए टेक्निकली दोनों अभी स्टेट ऑफ वॉर में ही हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की कहानी कुछ यूं है कि वर्ल्ड वॉर 2 तक ये जापान की टेरिटरी हुआ करता था, पूरा का पूरा कोरियन पेनिनसुला। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान की हार हुई, जापान ने सरेंडर किया, तो ये कोरियन पेनिनसुला सोवियत और यूएस के बीच में आधा आधा बट गया। फिर 1948 में यहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। नॉर्थ कोरिया में चाइना और सोवियत सपोर्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और साउथ में यूएस सपोर्टेड कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। दोनों ही सरकारें पूरे कोरियन पेनिनसुला पर अपना हक समझते रहे। फिर 1950 में आखिरकार नॉर्थ ने साउथ पर इन्वेजन कर दिया। नॉर्थ के सपोर्ट में चाइना और सोवियत चले आए और साउथ के सपोर्ट में यूएस चला आया। मार शुरू हुई जो 1953 में एक आर्मिस्टाइज पे खत्म हुई, यानी कि एक तरह का युद्ध विराम, पर बिना किसी पीस डील या युद्ध की समाप्ति की घोषणा किए, और तब से यही स्टेटस मेंटेन्ड है। 1953 से अब तक साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ने ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं। नॉर्थ ने मिलिट्री और डिफेंस पर ज़्यादा फोकस किया है। आज नॉर्थ एक न्यूक्लियर पावर है, बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, आईसीबीएम्स बना रहा है, और ये मिसाइल्स यूक्रेन के साथ वॉर में रशिया से टेस्ट करवा रहा है। उधर दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए, पर यूएस की सिक्योरिटी के साथ उन फील्ड्स में महारत हासिल की जो यूएस या कहें कि कैपिटलिज्म के फलने और फूलने के लिए ज़रूरी थी। और आज के करंट सिनेरियो में जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, यूएस ईरान की वॉर चल रही है, ट्रंप वाकई में क्या चाहते हैं नॉर्थ कोरिया से, ये भी 2 दिन की हलचल में समझना मुश्किल है। पर क्योंकि नॉर्थ कोरिया यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया की हेल्प कर रहा है और साउथ ईरान के अगेंस्ट यूएस को ठेंगा दिखा रहा है, तो ये सारा डेवलपमेंट इन्हीं दिशाओं में होने वाला है। फिलहाल किम जोंग उन डोनाल्ड ट्रंप के झांसे में आने वाले नहीं। लास्ट टाइम भी ट्रंप ने एक मोमेंटम बना के
चीज़ों को ऐसा ही छोड़ दिया था। तो अगर ट्रंप के पास भी यादें हैं तो उन मोमेंट्स की यादें किम जोंग उन के पास भी हैं, पर फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।